In France, Robespierre misusing the powers, or later on those person who criticize the Robespierre is sent to the jail or maybe the guillotine machine. उन लोगों को वो कहीं भी मारने के लिए भेज देता है, पनिशमेंट के लिए जेल में डाल देता है। तो इसको तो हम डेमोक्रेसी कर नहीं सकते, क्योंकि बिकॉज इन डेमोक्रेसी ऑल पीपल हैव द फ्रीडम टू स्पीच और टू मीन्स दे कैन एक्सप्रेस देयर आइडियाज। वो अपने बातों को, अपने आइडियाज को रख सकते हैं, वही तो डेमोक्रेसी है। दैट इज द डेमोक्रेसी। तो इन फ्रांस व्हाट हैपन, रोबेस्पियर मिसयूज द पावर। पब्लिक को लगता है कि वी मस्ट बी रिमूव द रोबेस्पियर और हमें खुद को ही गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, रोबेस्पियर को हटा के, कि रोबेस्पियर सेंड टू द गिलोटिन मशीन। गिलोटिन मशीन होती है, एक आप जानते हो, नहीं जानते हो तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। इट इज द वे ऑफ पनिशमेंट। एक पनिशमेंट देने का तरीका होता है, जिससे इंडिया में डेथ टू हैंग दिया जाता है, फांसी की सजा। ऐसे वहाँ पे उस सिस्टम में, नॉट टूडे, गिलोटिन मशीन थी, इनोवेटेड बाय द गिलोटिन, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द गिलोटिन। ओके, इसमें थोड़ा सा पनिशमेंट देने का तरीका था, तो गर्दन अलग हो जाती थी, बॉडी पार्ट से ब्लेड को यूज किया जाता था। ओके, तो इन दिस गिलोटिन मशीन उसको भेज दिया जाता है। अब फ्रांस पीपल्स फील कि यार अर्लियर वी मेक अ सच सिस्टम वेयर द पावर गिवन टू द वन पर्सन। रोबेस्पियर को हमने पावर दी थी, अब इन प्लेस ऑफ रोबेस्पियर वी विल गिव द पावर टू द 5 पर्सन। यानी हमने 5 बॉडीज बना दी, उन्होंने ऑर्गन्स बना दिए। जैसे इंडिया में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी होता है, ऐसे उन्होंने 5 ऑर्गन्स बना दिए कि दे विल टेक द डिसीजन। तो इस 5 ऑर्गन सिस्टम को क्या कहा, डायरेक्टरी रूल। तो दिस इज नोन एज द डायरेक्टरी रूल इन द फ्रांस। अब डायरेक्टरी रूल में मेनी टाइम व्हाट हैपन, दे अनएबल टू टेक द डिसीजन, तो इट क्रिएट द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। वहां पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, जैसे सपोज हमारे यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, मिस्टर अशोक गहलोत की गवर्नमेंट है, गुड। तो अभी बीच में क्या हुआ, आपको लगा कि 1 मंथ तक पूरे एमएलए को जयपुर गायब कर दिया, कभी जैसलमेर ले जा रहे हैं। तो राजस्थान में पॉलिटिकल इनिशिएबिलिटी नहीं आई थी क्या? कोई दूसरी पार्टी चाहती तो गवर्नमेंट बना सकती थी, या कुछ भी हो सकता था। कोई लीडर यहाँ नहीं था डिसीजन लेने वाले, विधानसभा खाली पड़ी हुई थी। दिस हैपेंस और नॉट इन राजस्थान, हुआ ना? तो इट इज नोन एज द पॉलिटिकल। जब कभी भी ऐसा हो जाता है ना किसी स्टेट के अंदर, किसी कंट्री में, तो बेटा आउटर स्टेट में तो नहीं बट कंट्री में ऐसा हुआ, तो दोज हु आर द आउटर्स दे मे बी टेक द बेनिफिट ऑफ देम, वो इनका बेनिफिट ले सकता है। अभी हमारे सेंटर में अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है, और चाइना अपनी आर्मी को एक्सपांड करना स्टार्ट कर देगा, तो उसको रोकने वाला तो कोई नहीं है, क्योंकि अब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। तो दिस टाइम जस्ट तो दिस इज नोन एज द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो फ्रांस में 5 डायरेक्टरी रूल आता है। तो डायरेक्टरी रूल में क्या होता है बेटा, फ्रांस में एक मिलिट्री कमांडर होता है, तो वह मिलिट्री कमांडर अपने को मिलिट्री डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर लेता है। मिलिट्री कमांडर, आर्मी पे अच्छा कंट्रोल होता है, तो इट कन्वर्टेड टू हिमसेल्फ एज द मिलिट्री डिक्टेटरशिप। वो अपने आप को मिलिट्री डिक्टेटरशिप बना लेता है और फ्रांस पे कंट्रोल कर लेता है। उस पर्सन का नेम था नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, ये वाज द नेपोलियन। अब फ्रांस में मैंने बता दिया कैसे आए। पहले आया वहां पे मोनार्की लुइस 16, फिर आई कन्वेंशनल असेंबली। ओके, कन्वेंशनल, थर्ड कन्वेंशनल को, कन्वेंशनल का नेम चेंज करके कर लिया नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के बाद किसने रूल किया, रोबेस्पियर। रोबेस्पियर के बाद किसने रूल किया, डायरेक्टरी। 5 हो गए डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी के बाद कौन आ गया, नेपोलियन। तो नेपोलियन रूल करता है। अब नेपोलियन के बारे में हम चैप्टर की स्टार्टिंग में इसमें पढ़ेंगे, इसलिए डिटेल नहीं बताऊंगा मैं। तो नेपोलियन स्टार्ट द रूल इन द फ्रांस, फिर वापस नेपोलियन इज डिफीटेड इन द वॉर ऑफ वाटरलू। अब नेपोलियन जब डिफीट हो जाता है तो फ्रांस बिकम ए डेमोक्रेटिक, वापस पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हो जाता है। अब जो फ्रांस होता है वो फुल्ली डेमोक्रेटिक होता है, पूरी तरह से फ्रीडम दी जाती है, सेंसरशिप को हटा लिया जाता है, यूनियंस आप फॉर्म कर सकते हो, आप अपने आइडियोलॉजीज रख सकते हो, वुमेन्स को राइट टू वोट दे दिया गया,
और एवरीडे लाइफ जो होती थी, लोगों की सोच सब चेंज हुई। तो दिस इज द शॉर्ट रिवीजन ऑफ द चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री। ये हुआ फ्रांस रेवोल्यूशन। अब इसमें कोई डाउट है, यू कैन डिस्कस, फिर मैं आपके चैप्टर को स्टार्ट करूं क्लास 10 के। मैंने रिकॉल इसलिए किया बेटा, आपको 1 ईयर हो गया, हम तो पढ़ाते रहते ना, डेट्स व्हाई वी आर टच टू द चैप्टर, हम तो चैप्टर के टच में रहते हैं, और आपको 1 ईयर हो गया, डेट्स व्हाई आई रिकॉल द चैप्टर 1। तो सेल वी प्रोसीड, कैन वी गो अहेड, आगे बढ़े? कि डाउट है? Yes, sir. Yes, डाउट है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। यस सर। अगर आपको डाउट लगता है तो यू कैन सेंड द मैसेज टू मी 24/7, कभी भी भेज सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो टाइमिंग पीरियड 10th ए के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज अ बोर्ड क्लास, सेकंड वन, मैं खुद क्लास टीचर हूं, तो मेरी 24/7 ड्यूटी देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ जरूर है कि कभी आपने मैसेज किया तो मुझे डिले हो जाएगा, मैं देखूंगा तब मैसेज आपको रिवर्स करूंगा, बट आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि लेट नाइट आप पढ़ रहे हो बेटा, स्टूडेंट को डाउट कभी भी आ सकता है लाइफ में। आप लेट नाइट स्टडी कर रहे हो, डाउट आ गया, यू मे बी आस्क, सेंड द मैसेज, कॉल मत करो, मैसेज भेज दो, मैसेज से कोई डिस्टर्ब नहीं होता, देखेंगे रिप्लाई दे देंगे। एक बार नहीं दिया, रिमाइंडर भेज दो, मतलब अगेन, ऐसा नहीं, ठीक है ना? तो ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नेशनलिज्म इन यूरोप। अब हम यहाँ यूरोप एक कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब यूरोप में भी फ्रांस क्यों इंपोर्टेंट था? बिकॉज फ्रांस सबसे इंपोर्टेंट सेंटर था यूरोप का। कोई भी चेंजेस, कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी चीज होती तो उस अफेक्टेड करती थी पूरे यूरोप को। तो सी इन दिस चैप्टर, पहले मैंने आपको चैप्टर रिकॉल किया, लेटर ऑन सी। Yes, are you able to see the screen? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. अब देखिए ये चैप्टर को रिकॉल, द फ्रेंच, फर्स्ट पॉइंट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अब किस टाइप से उन्होंने नेशनलिज्म और नेशंस की फीलिंग्स लेके आए? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कब स्टार्ट हुआ बेटा? 1789, यानी सबसे पहली जो सोच उनके अंदर आई नेशनलिज्म की, वो आई 1789 बाय द फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल असेंबली। तो नेशन मीन्स व्हाट? एक नेशन का मतलब होता है कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, कि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होती क्या है, यानी सब लोगों को एक जैसी यूनिटी एक जगह पे लेके आना, एक नेशनल एंथम होना, एक मेजरमेंट होना, एक जैसी आइडियोलॉजी होना, डेट इन होने द नेशनलिज्म, कलेक्टिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। मतलब पूरा कंट्री एक ऐसे बॉन्ड पे बने जो सबके लिए एक जैसा हो। अब पता चला कि मैंने हर रीजन में अलग रूल्स बना दिए, उस रीजन में मेजरमेंट अलग है, इसमें अलग है, तो वो कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं कहलाएगी, वो नेशंस नहीं कहलाएगा। तो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फॉर दिस, कि जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है बेटा, उसके लिए क्या क्या स्टेप फ्रांस में ली गई? तो फर्स्ट स्टेप जो आई है फ्रांस के अंदर, द आइडिया ऑफ ला पार्टे और एंड द सिटीजन। मतलब हमारे यहाँ जैसे भारत माता बोलते ना, मदरलैंड, तो वहां पे मदरलैंड की जगह क्या कंसेप्ट लेके आए? फादरलैंड। ला पैट्रियम मींस द फादरलैंड। तो व्हाट कंसेप्ट दे हैव टेकन? फादरलैंड वाला कंसेप्ट वो लेके आए, हम मदरलैंड लेके आते हैं, भारत माता। ओके, एंड द सिटीजन, मतलब जो सबको एक जैसा सिटीजन वर्ड यूज करना स्टार्ट किया, जो ऑल टाइम और टाइटल्स यूज करते थे, तो एक जैसा वर्ड यूज करना स्टार्ट किया, सिटीजन और लाइक। तो एक ऐसी फीलिंग्स लेके भाई, जहां तक आप सब लोगों को एक जैसा नहीं मानोगे, डिफरेंट टाइटल्स यूज करोगे, जहां तक आपके अंदर नेशनलिज्म फीलिंग्स नहीं होगी, तो कलेक्टिव आइडेंटिटी आएगी नहीं लोगों में। हर कोई कहेगा मैं गुजराती हूँ, दूसरा कहेगा मैं हिंदुस्तानी हूँ, जस्ट वे।
मेरे को एक चीज बहुत अच्छी याद है, देखो इन अदर कंट्रीज अगर हम कहीं जाते हैं ना बेटा, तो आपका एक चैप्टर भी आएगा बाद में इन पॉलिटिकल साइंस। इन अदर कंट्रीज क्या होता है, अभी हमसे पूछे कि हम आइडेंटिटी कैसे बताते हैं, पता है आपको? पहले नेम बताते हैं आइडेंटिटी में, इट इज ट्रू। सेकंड कास्ट बताते हैं, कास्ट आइडेंटिटी बताते हैं कि आई एम बिलोंग फ्रॉम दिस कास्ट। फिर अगर कोई ज्यादा आइडेंटिटी पूछे तो हम रिलीजन बताते हैं, मैं इस रिलीजन। कोई ज्यादा आइडेंटिटी पूछे तो आप चित्तौड़ बताओगे। चलो इनको कास्ट इनको छोड़ दो, आपकी आइडेंटिटी पूछे कहां से हो, तो आप क्या कहोगे? फ्रॉम चित्तौड़। किस स्टेट से हो? राजस्थान। यानी आपकी आइडेंटिटी आपकी कास्ट में, आपके रिलीजन में, आपके रीजन में, आपके कल्चर में, इनमें। जबकि आप किसी भी फॉरेन सिटीजन से इफ यू आस्क तो वो नेशनल आइडेंटिटी बताता है, आई एम फ्रॉम बेल्जियम, आई एम जापानीज। यानी वो एक उनके अंदर वो रीजन, कल्चर, कास्ट इसमें डिवाइड नहीं हो, हम तो खुद डिवाइडेड। आपके बेल्जियम वाले चैप्टर में मैं स्टडी कराऊंगा जो बाद में आएगा, कि हमारी आइडेंटिटी पता नहीं कितने टुकड़ों में डिवाइड है। जहां तक हम ये फीलिंग्स नहीं लाएंगे कि वी ऑल आर इंडियंस, अगर हम मान ले कि वी ऑल आर इंडियंस, तो कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ही नहीं होंगे। हम तो मानते हैं कि हम इंडियंस हैं, हम मानते हैं मैं तो राजस्थानी हूँ, इस मराठी, इस गुजराती, ये तो सदर्न इंडिया से बिलोंग करता है, इट डजंट नो द हिंदी। हमारी आइडेंटिटी बटी हुई है, यूनिटी नहीं है। क्योंकि हम हमारी डाइवर्सिटी जो है ना बेटा, इट शुड बी, ये डाइवर्सिटी जो है ये एक कंट्री को पूरे एक बॉन्ड में बांधती है, लेकिन हमें इसको वीक नहीं बनाना कि हम डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग बढ़ जाए, नहीं, एक यूनिटी है। तो हमारी आइडेंटिटी अगर हम माने कि वी ऑल आर इंडियंस, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस होंगे? नहीं होंगे। हम इंडियंस कहाँ मानते हैं? हम तो अपने आप को चित्तौड़ का मान लेते हैं, कभी राजस्थान का मान लेते हैं, कभी किसका मान लेते हैं। हमारी आइडेंटिटी तो है बड़ी डिफरेंट। अगर हम आज हमारे पीछे न तो सिटी कुछ नेम नहीं हो, ओनली इंडियंस हो, वी ऑल आर इंडियंस, एक ही आइडेंटिटी हो, ओनली वन। अब जैसे पूरे नेशन में एक चीज बताओ आप, हाउ टू आई फील। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल चित्तौड़ राजस्थान में रह रहा हूं, तो देयर विल बी डिफरेंट टैक्सेस इन राजस्थान फॉर ए सेम प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द मोबाइल, ओके। अब सेम कंपनी मोबाइल में राजस्थान में परचेस करता हूं, तो कॉस्ट विल बी डिफरेंट आए। अगर ये मैं गुजरात से परचेस करूंगा तो अलग कॉस्ट आएगी, यू नो इन सदर्न इंडिया से अलग कॉस्ट आएगी। तो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेज होंगे किसी भी कंट्री में, आइडेंटिटी अलग अलग होगी हर एरिया की, तो हाउ डू यू फील? आपको क्या लगेगी कि यार किस टाइप की आइडेंटिटी? इसलिए गवर्नमेंट एक पूरी आइडेंटिटी, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए क्या करती है? जीएसटी इंट्रोड्यूस करती है। जीएसटी मतलब ये वन टैक्स फॉर ऑल, सबके लिए एक जैसा टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, दैट इज द जीएसटी। तो वन नेशन वन टैक्स वाली फीलिंग्स होनी चाहिए। यानी ये प्रोडक्ट आपको किसी भी कॉर्नर में चले जाओ इंडिया के में सेम कॉस्ट में मिलना चाहिए, तब तो हमारी आइडेंटिटी हो, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हमें फील हो। ओके, चलो मैं चैप्टर पे आ जाता हूँ, नहीं तो बातें करेंगे तो पता नहीं कहाँ पहुंचे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी आइडेंटिटी बेटा एज ए इंडियंस हो ना, तो ये बहुत अच्छा होगा। अब हम किसी से बात करते तो कुछ मराठी बताते हैं, मैं गुजराती हूँ, आई एम फ्रॉम द बिहारी, आई एम फ्रॉम द कर्नाटक, लाइक ऐसे आइडेंटिटी बटी हुई है हमारी। हमें ये आइडेंटिटी क्या करना होगा? इंडियंस। तो व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय फ्रांस टू प्रमोट द कलेक्टिव आइडेंटिटी? तो फर्स्ट तो बेटा मैंने बता दिया कि फादरलैंड मदरलैंड जो कंसेप्ट था, तो फादरलैंड लेके आए उनके यहाँ, हमारे यहाँ मदरलैंड है। न्यू फ्रेंच फ्लैग्स वाज इंट्रोड्यूस, ट्राई कलर फ्रेंच जो फ्लैग बनाए उन्होंने, उससे भी एक फीलिंग्स आती है। यानी अभी हमारे क्या था, जैसे मान लो 1947 के पहले हर रीजन के अलग अलग फ्लैग होते थे, मेवाड़ वाले अलग फ्लैग यूज करते थे, जयपुर अलग, लाइक दिस। अब पूरा नेशन एक ही फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को फॉलो करेगा, तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आएगी नहीं आएगी? यस और नो? Yes, sir. बेटा आप Yes, बोलते sir. हो ना बैकग्राउंड से,
तो कभी कभी मुझे फील हो जाता है कि मेरे साथ आप भी बैठे हुए, नहीं तो मुझे कभी यूं लगता है कि नेटवर्क Yes, डिस्कनेक्ट नहीं हो, sir. अकेला ही बोलता जा रहा हूँ। चलो ओके, तो दे इंट्रोड्यूस द न्यू फ्रेंच फ्लैग प्रमोशन फॉर नेशनल असेंबली, जो मैं बता चुका हूं आपको। ओके, एड न्यू एमन्स वर कंपोज, जैसे कि एमन्स मंत्र होता है मंत्र, तो मंत्र जैसी चीजें तो वहां कोई कंपोज नहीं, बट न्यू डायलॉग और ओथ वर टेकन, कितने अलग अलग एरिया पे वो शपथ ली गई टू मेक द कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेटअप। गुड। अब जैसे बेटा फ्यूडल सिस्टम, ये क्या हुआ, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया गया, यानी सबको एक जगह से एक जैसे रूल के लिए बाउंडेड किया गया। तो सेंट्रलाइज सिस्टम वाज फॉलो इन द फ्रांस, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड द ड्यूज वर एबोलिश्ड। मतलब जो पहले क्या होता था, थर्ड स्टेट टैक्स पे करता था, बाकी नहीं करते थे। अब सबके लिए एक जैसे नॉर्म्स बना दिए कि टैक्सेस लगेंगे तो सब पे लगेंगे। तो इंटरनल जो कस्टम और ड्यूटी चर्च के इनके टैक्सेस लगते थे, वो सब बंद कर दिए गए। ओके, इन फ्रांस यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, जो नेपोलियन ने स्टार्ट किया था। अब सोचो आप हर रीजन के अंदर अलग अलग मेजरमेंट के सिस्टम रहेंगे, तो उससे भी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं आएगी। तो क्या हुआ, कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए एक जैसा मेजरमेंट, एक जैसे वेट के वो बनाए गए। ओके, रीजनल लैंग्वेज इनको प्रमोट नहीं करके, डिस्करेज करके फ्रेंच को प्रमोट किया गया एज ए नेशनल लैंग्वेज। तो फ्रेंच को अपनी जो, जैसे हमारे यहाँ अभी क्या है, रीजनल को भी प्रमोट किया हमने और हिंदी और इंग्लिश को भी प्रमोट किया, बट दे प्रमोट ओनली नेशनल लैंग्वेज, रीजनल को डिस्कस किया गया। तो दिस आर द मेन पॉइंट विच प्रमोट द नेशनल और कलेक्टिव आइडेंटिटी इन द फ्रांस। See the next. तो what happens later on? अब फ्रांस की जो नेशनलिज्म कलेक्टिव आइडेंटिटी फीलिंग्स आई, इट स्प्रेड टू द यूरोप। कहाँ गई है, यूरोप में फैली। ओके, अब यूरोप में भी जो इनके नेबरिंग कंट्री थे, मोस्टली हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इन्होंने धीरे धीरे इन चीजों को एडॉप्ट करना स्टार्ट किया, नेशनलिज्म को। फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो उसने अब्रॉड मतलब अपने बाहर आउटर साइड वाले एरिया में भी इस आइडियोलॉजी को फैलाया वहां की आर्मी ने। और उसमें सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया, नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन आल्सो ए पार्ट ऑफ फ्रांस, ये भी फ्रांस का पार्ट है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टरी रूल के बाद किसने रूल स्टार्ट किया, नेपोलियन ने किया। कौन था, मिलिट्री कमांडर, किसमें कन्वर्ट हो गया, मिलिट्री डिक्टेटरशिप में। तो नेपोलियन ने क्या रोल प्ले किया, टू स्प्रेड द आइडियाज इनसाइड द यूरोप कॉन्टिनेंट। तो रेस्ट ऑफ पॉइंट टुमारो विल डिस्कस, और ये पॉइंट मैंने पहले आपको एडवांस स्लाइड भेज दिए, तो आप थोड़ा रिवीजन भी कर सकते हो। और टुमारो विल कंटिन्यू विद द नेपोलियन कोड। ओके, तो आज का जो टॉपिक था कवर नहीं कर पाया मैं, नेपोलियन कोड भी, नेपोलियन जो कोड है ये भी मेरा टारगेट था कवर अप करना, बट नहीं हो पाया, डजंट मैटर, कल करेंगे। तो टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम द सिविल कोड ऑफ नेपोलियन। ओके बेटा, तो थैंक्स, हैव ए गुड डे। अब I am giving the few seconds for you if you want to ask any doubt related to today's lecture.